अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना गवर्नर से इजाज़त मिलते ही साबिक़ा वज़ीर KTR को किया जाएगा गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दिल्ली में सनसनीखेज़ बयान। गुंडागर्दी के जरिए सरकारी अहदेदारों को धमकाने की कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू का वक़ाराबाद कलेक्टर हमले पर रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंसानियत को भुला दिया। वक़ाराबाद मामले पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने लगाया इल्ज़ाम। किसी भी जुर्म के मुजरिम या मुलजिम की जायदाद को मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी किए बगैर तोड़फोड़ करने वाले अफसर को सज़ा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस के खिलाफ सुनाया सख्त फैसला। मुल्कगीर रहनुमा खतूत जारी। झारखंड असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में 43 सीटों पर हुई वोटिंग। राहुल गांधी ने अवाम से इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की थी अपील। वायनाड लोकसभा सीट से कामयाब होकर अवाम की खिदमत अंजाम देना मेरी जिम्मेदारी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जाहिर किया यकीन। महाराष्ट्र इलेक्शन में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों को कामयाबी होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को अवाम तरजीह दें। राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी की अपील। और एक साल के दौरान जालिम इसराइली फ़ौज के हमलों में अब तक 12,061 फ़लस्तीनी तलबा शहीद और करीब 20,000 हुए ज़ख्मी। लेबनान में भी सहयूनी जारहियत जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के मौके पर सदर कारगुजार BRS KTR से मुतालिक सनसनीखेज़ तबसरा किया। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि KTR रेस स्कैम से बचने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गवर्नर से इजाज़त मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर की जानिब से इजाज़त में रुकावट के मकसद से KTR दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि बीजेपी कायदीन से KTR की मुलाकात से बीजेपी और BRS के दरमियान छुपा हुआ रिश्ता सामने आ चुका है। ఏ సృజన్ రెడ్డి అయితే పేరు చెప్తుండో ఆ సృజన్ రెడ్డి ఉపేందర్ రెడ్డి గారు అల్లుడు. ఉపేందర్ రెడ్డి BRS ఎమ్మెల్యే. సేమ్ సృజన్ రెడ్డి కంపెనీకి BRS గవర్నమెంట్లో 1,000 కోట్ల రూపాయల వర్క్ ఇచ్చిండు. ఆన్ రికార్డ్ అక్కడ ఉంది. సో ఇందులో ఇప్పుడు ఆయన ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఆయన చిత్తం వచ్చిన దగ్గర చెప్పుకొని కోర్టుల కేసు ఏమనుంది, అతన్ని న్యాయపరంగా ఏం కొట్లాడుతాడో కొట్లాడమని. ఇప్పుడు కేవలం ఆయన కుటుంబం దోసుకున్న విషయాలను చర్చ జరగకుండా ఉండడానికి నా మీద ఆరోపణలు చేయాలని అనుకుంటుండు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రెడ్డి అయినా నాకు ఏదో రకంగా దూర బంధువు దగ్గర బంధువు అవుతాడు. రెడ్డిలు అయినంత మాత్రాన నా బంధువులను లేకపోతే నేను వర్కులు ఇచ్చినాను ఇప్పుడు అతను చెప్తున్నట్టు ఆ టెండర్లా లేదనుంటే అతను లీగల్ ఫైట్ చేయనియండి, ఎవరొద్దు అంటుర్రు. రెండవది బీజేపీ పెద్ద అవినీతి పార్టీ, బీజేపీనే అంతం చేస్తామని చెప్పిన KTR BRS ఇప్పుడు సేమ్ అదే బీజేపీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము లెటర్లు ఇస్తున్నామని అంటున్నారు. దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు ఎవరిని గెలిపించాలనో ఎవరిని ఓడించాలనో చెప్పట్లేదు. గెలిపించేది చెప్పకపోయినా ఓడించేటోళ్ళ గురించి మాట్లాడాలి కదా. అదే కదా 6 గ్యారెంటీలు మీరు అమలు చేయలేదు, కాంగ్రెస్ కోటేయొద్దు అంటున్నాడు. అంటే ఎవరికి వేయాలి? మోడీకి ఏమనే కదా. ఇప్పుడు మొదట్లో వాళ్ళు అధికారం కోల్పోయినారు, రెండవసారి డిపాజిట్లు కోల్పోయినారు, మూడవసారి మెదడు కూడా కోల్పోయినారు. तेलंगाना के वजीर D श्रीधर बाबू ने दबा दिया कि रॉडीइज्म और हुंडाइज्म के जरिए सरकारी अहदेदारों को धमकाने की कोशिशें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में श्रीधर बाबू ने कहा कि कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर हमले की साजिश 10 दिन कबल तैयार की गई। हुकूमत इस मंसूबे को बहुत जल्द बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर अहदेदारों पर हमले के वाक़े का तेलंगाना हुकूमत ने संगीन नोट लिया। जिला कलेक्टर ने अवामी राय जानने और उनके मसाइल हल करने के लिए दौरा किया था, जहाँ मनसूबाबंद तरीके से मासूम किसानों को मुश्तइल करते हुए अहदेदारों पर हमला किया गया। श्रीधर बाबू ने यह भी कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मामले की जांच हो रही है। तेलंगाना को माशी बहरान का शिकार बनाने वाले KCR आज इसके माद के सिलसिले में हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। జరుపుకోవాలని కొంతమంది రైతులు ప్రయత్నం చేసిన వారందరినీ కూడా ఆ సభాస్థలికి రానియకుండా ఆఫ్ చేయడం, నేరుగా కలెక్టర్ గారు చొరవ తీసుకొని సరే తిరిగి ప్రజల వద్దకే మనం వెళ్దాం, వారి సమస్యలు తెలుసుకుందాం, వారి అభ్యంతరాలను తెలుసుకుందాం,
వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకుందామని వారు అక్కడికి వెళ్తే కొంతమంది అక్కడ ఉన్న ప్రజలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసి భౌతికంగా కలెక్టర్ పై ఇతర అధికారులపై దాడి చేసే ప్రయత్నం ప్రత్యక్షంగా కూడా మనం టీవీలలో వీడియోలలో అన్నింటిలో కూడా చూడటం జరిగింది. ప్రభుత్వం తరఫున వెనువెంటనే ఈ సంఘటన వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం, దానికి తోడు విచారణ కూడా పూర్తి స్థాయిలో జరపాలని నిర్ణయం చేసి चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी ने विकाराबाद के जिला कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की। हमले की इत्तला के बाद तिरुपति रेड्डी पहुंचे और उनसे सूरत हाल दरियाफ्त की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीआरएस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। किसानों की अराजी और फार्मासिटी को लेकर यहाँ तनाज़ा जारी है। చెప్పినా కేటీఆర్ చెప్పినా ఏ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తను ఎవరిని వేలాది మంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు కొడంగల్, వాళ్ళందరిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారా? ఆ ఇన్సిడెంట్లో ఎవరెవరికి భాగస్వామ్యం ఉందో వాళ్ళని మాత్రం తప్పకుండా ఆ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, ఏ అసాంఘిక శక్తి అయినా కానీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. అక్కడ గ్రామాలలో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ తీయడం కానీ, అక్కడ తాండావాసులను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం కానీ మీరు ఎలా చూస్తారు సార్? భయభ్రాంతులకు గురి చేయడానికి ఏముంది? ఎవరంతకు వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు. అరెస్టులు ఎలా చూస్తారు? అరెస్టులను ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయాల్సిందే. ఎవరికైతే పాత్ర ఉందో వాళ్ళని తప్పకుండా అరెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకు చేయొద్దు? ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేస్తుంటే అభివృద్ధి చేసి నిరోధకులను తప్పకుండా చట్టపరంగా నీకేదన్నా ఉంటే, నీకేదన్నా ఇబ్బంది ఉంటే బాధాప్తా కలెక్టర్ గారు ఎప్పుడైనా ఆఫీస్కి రావచ్చు, కలెక్టర్ గారికి చెప్పొచ్చు, ప్రభుత్వానికి చెప్పొచ్చు, ఎవరికైనా చెప్పవచ్చు. కానీ దాని ముసుగులా మేము దాడులు చేస్తాము, అధికారులను భయపెట్టిస్తాము, కలెక్టర్ను కొడతాము, చంపుతాము అనే విధంగా మీరు ఒక్కసారి గమనించండి, వీడియోలు చూడండి. ఎంతెంత లావు రాళ్ళు తీసుకొని కార్ల మీద వేసినరో మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇట్లాంటి వాటిని కూడా హరీష్ రావు కేటీఆర్ ప్రోత్సహిస్తామంటే మరి హరీష్ రావు కేటీఆర్ కూడా మల్లన్న సాగర్లా వందలాది మంది రైతులను రాత్రంతా ఊర్లు తిప్పి కొట్టి చేసి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసిరు. ఇప్పుడు అట్లా ఏమైనా జరుగుతుందా? विकाराबाद के जिला कलेक्टर पर हमला करने की कोशिश के सिलसिले में एक अहम पेशरफ ने बीआरएस के साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी को 13 नवंबर की सुबह गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विकाराबाद में तशद्दुद के वाक़े ने तेलंगाना में बड़े पैमाने पर गम और गुस्से को जन्म दिया है, जबकि हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन बीआरएस ने एक दूसरे को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंसानियत को भुला दिया है। विकाराबाद में एहतजाजी किसानों पर हमले के वाक़यात की उन्होंने मजम्मत की और कहा कि एक किसान जिसे अपनी मां का इलाज करवाना था उसे भी हिरासत में ले लिया गया। जिन बच्चों ने इम्तिहानात लिखने थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। ఇవాళ పేపర్లో చూస్తే నిజంగా బాధ అనిపించింది. ఆ రైతులను వాళ్ళు ఏదో తీవ్రవాదులు అన్నట్టు పాపం వాళ్ళ ఇళ్ల మీద పడి, ఇళ్లలో లేకపోతే పొలాల మీద పడి తెల్లారి అరెస్ట్ చేసిన ఒక రైతు కొడుకు పుట్టినరోజు. ఇవాళ ఆ తల్లి ఆ కొడుకు ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ఒక కూతురికి అన్నప్రాసన ఈరోజు ఆయనను దూరం చేసినారు. ఒక తల్లికి వైద్యం చేయించాల్సిన రైతు ఆయన ఎత్తుకపోయినారు. ఆ కొడుకుని పరీక్షలు రాయాల్సిన పిల్లోని కూడా అరెస్ట్ చేసింది ఈ ప్రభుత్వం. అందుకే నేను అంటా ఉన్నా, ఇది మానవత్వం మరిచిన ప్రభుత్వం, మట్టి మనుషుల మీద క్రూరత్వాన్ని చూస్తున్న వికృత ఒక ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం। कोड़ंगल का दौरा करने वाली रुकने पार्लियामेंट डी के अरुणा को पुलिस ने रोक लिया। इस मौके पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार नहीं रख सके हैं। उन्होंने वजीर दाखिला का महकमा अपने मातहत रखा है, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं रहा। अरुणा ने सवाल किया कि क्या एक रुकने पार्लियामेंट को अपने हल्के का दौरा करने का भी हक नहीं है। बीआरएस लीडर और साबिक़ वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करे, जात पात के सर्वे में से गैर ज़रूरी सवालात को निकाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल के करीब हो गया, लेकिन रेवंत रेड्डी अपने वादों को पूरा नहीं कर सके। एक गवर्नमेंट कामारेड्डी डिक्लेरेशन दिया, वो कामारेड्डी डिक्लेरेशन में 42% रिजर्वेशन हम इंक्रीज करते बोल के आज का गवर्नमेंट बोले, वो भी 6 महीने में कंप्लीट कर तुम बोल के बोले। आज 10-11 महीने हो गया, अब तक कुछ भी नहीं। अब एक कमीशन डाला, वो कमीशन क्या बीसी कमीशन डाला, पहले वो नहीं चलता, डेडिकेटेड कमीशन डालना बोल के हम लोग बोले, वो नहीं सुना। आफ्टर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट उन लोगों का डेडिकेशन कमीशन दिया। वो डेडिकेटेड कमीशन में भी क्या है, 2 जजमेंट दिया उसमें,
वो दो जजमेंट में क्या है 50% रिजर्वेशन का ज्यादा नहीं अमल करना बोल के है। वो जजमेंट के हिसाब में ये डेडिकेशन कमीशन अगर काम करे तो वो नहीं चलता। उसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 2 जजमेंट्स निकालना और वो डेडिकेटेड कमीशंस को फुल पावर्स देना। वो सर्वे में भी बहुत 70-80 कॉलम्स है। वो किसके लिए है, वो क्या करने के लिए है, वो जरूरत नहीं है। उन लोगों को बहुत डाउट्स है वो कॉलम्स क्या है, अमेरिका जा क्या है, बाहर जा क्या है, कितना रूम्स है, कितना लोग है, कितना इनकम है, कितना लैंड है, पूरे है। वो समाचार देने के लिए भी उन लोग अगर हमारा क्या जाता है नहीं मालूम, वो नहीं देते बल्कि बोल रहे। इसीलिए वो बढ़ाने के लिए बीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है वो रख के और 2 जजमेंट निकाल के डेडिकेटेड कमीशन को पावर दिए तो ये अमल होता, नहीं तो ये नहीं होता। वो हमारा डिमांड है, बीआरएस का डिमांड है, केसीआर साहब का डिमांड है। हम ये डिमांड से आए तो वो अमल होता। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के 21 और 22 नवंबर के मुजवजा दौरे हैदराबाद के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने एक इजलास तलब किया और इंतजामात के हवाले से मुतल्लिका अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। हेड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अंबरपेट इलाके हैदराबाद के बतहुआ कुंडे का दौरा किया। इस मौके पर मकामी अवाम की कसीर तादाद जमा हो गई थी। ताहम हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने इस मौके पर अवाम को यकीन दिलाया कि बतहुआ कुंडे को 2 महीनों में बहाल कर दिया जाएगा और कोई मकानात नहीं गिराए जाएंगे। చూడమ్మా ఇది ఇప్పుడు ఈ బతుకమ్మ గుంట చెరువు ఉన్నది కదా, ఈ చెరువు ఇది మొత్తం మేము ఓపెన్ చేస్తాం. అంటే ఇది 5 ఎకరాలు ఉన్నది. దీంట్లో బస్తీ వాళ్ళు ఎవరికైతే ఇల్లు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అర్థమైందా? వాళ్ళ ఎవరికి కూడా అంటే వాళ్ళది అక్కడ చెరువు పక్కన వచ్చినా కానీ కూడా వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడో ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చినది. రేపు ఎవడన్నా వచ్చి మీకు చెప్పినా కానీ అంటే ఏదో ఏది హైడ్రా వస్తుంది కూల్ చేస్తుంది ఈ బస్తీ వాళ్ళందరికీ అంటే మీరు ఎవరు నమ్మొద్దు. అర్థమైందా? సో ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. పేదవాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా హైడ్రా అనే చిన్న సమస్య కూడా చేయదు. ఈ చెరువు కూడా దీన్ని ఇప్పుడు దాదాపు 5 ఎకరాలు ఉన్నది. అది ఆక్రమణలో అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, మొత్తం నింపేసి దాన్ని మొత్తము మట్టితోటి లేకపోతే దీంతోటి మొత్తం చేయడం వల్ల ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల అంతా కూడా మసీలని నిండుతుంటాయి. వాటర్ వర్షం వస్తే అందరికి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళంతా ఈ చెరువులోకి వస్తాయి అన్నమాట. వచ్చి ఒక 5 ఎకరాలు మనకి 5 ఎకరాలు చేయగలిగితే కనుక మొత్తం ఆ నీరు తినట్టు మీ బస్సుల్లో కొంతవరకు సమస్య దొరుకుతుంది. మీ పక్కన బోర్లు వస్తాయి, నీళ్లు వస్తాయి. మళ్ళీ దాంతో పాటు దీని ఒక చిన్న దీన్ని తయారు చేయొచ్చు అన్నమాట. వారికి ఒక చెరువు మంచిగా తయారు చేస్తాం, చిన్న పార్క్ లెక్క తయారై మీ అందరికి కూడా మంచిగా అవుతుంది అనమాట. ఈ చుట్టుపక్కల నీళ్లు వస్తాయి. అంతేనమ్మా, అంతవరకే. మీ ఇల్లు టచ్ కూడా చేయరు, నీళ్ళు ఎక్కడ కూడా టచ్ చేయరు. ఆ చెరువు వరకు 5 ఎకరాలు. फैज़ाम ट्रस्ट के तहत एसी गार्ड्स करतबाद हैदराबाद में वाक़ स्टार स्कूल की जानिब से द वंडर्स ऑफ लर्निंग एक्सपो का एहतमाम किया जा रहा है। इस 2 रोज़ा एक्सपो के दौरान तलबा की सलाहियतों और तख्लीक़ात पर मुश्तमिल मुज़ाहिरे जारी हैं। तलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ अशिया और प्रोजेक्ट्स की भी नुमाइश की जा रही है। Assalamu alaikum. This is Ms. Asiya Begum. I'm representing the Star School. The Star School was started in 2017. This is the initiative of Mr. Iftikhar Hussain and his family. They wanted to provide quality education to the students in AC Guards. So initially the school was started with free of cost, and they have started with 93 students. Alhamdulillah, today our strength is 233, and we are one of the best schools in Hyderabad zone. Recently, the Telangana state government has awarded us with the best school of Hyderabad, and we do follow the payway methods for the pre-primary students. We have grade nursery to grade UKG for pre-primary and 1 to 8 grades recognized by the Telangana government. Our motto is to serve the society, especially the children who are coming from the below average background of the society. These are first generation learners. So we do provide them the education in a very playway method, the method which they can exactly follow in their lives. It's not just the motto of giving them a quality education, but all the morals of the life and the life lessons they love and learn from us. They do enjoy coming to school every day.
You might have seen the whole of the school which are representing the different subject areas. So I have a great team of 21 teachers who do an amazing job every day for us. Every day coming to school is a new opportunity to guide the children and to make up the society in such a way that tomorrow when these children go out, they will become the best citizens of AC Guards. That I can do promise with them. अजरा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर हैदराबाद में अंकुर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिबी इमदाद यानी फर्स्ट एड के हवाले से शऊर बेदारी का काम अंजाम दिया और तलबा और तालिबात की इस मौके पर रहनुमाई की गई। इस मौके पर स्कूल के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। I'm so much privileged here to teach basic life support for all the teachers. I have immense respect for all the teachers because whatever profession we might end up in, we all know that we start our journey in the school only. And even I remember in the school, when the class used to start, I used to be like, and it will be over. But no, I don't think you all will feel the same for my class. I am not going to take much time. Very few slides and few basics of the basic life support, and more the teaching will be happening over the sessions or the stations where we have the mannequins, so that you can practically feel and know what to do when it happens in a real life scenario. As we know, within 3 to 4 minutes of someone arresting or having heart arrest, cardiac arrest, your brain starts to lose the amount of oxygen it has. So the early life support you give to people, the better the outcome for them. Once the brain has the injury or the insult, it's very difficult to save anyone. So it's very vital, and there have been lots of studies that say that earlier you give basic life support, the outcome for the patient is much better. As civilians, you all have a duty to learn basic life support. Just imagine yourself in a situation where you are the only person who knows life resuscitation skills and are able to help and revive or resuscitate someone. So it is our foremost duty and responsibility to be aware in the skills of life support. And the other thing that I would like to say to you all is just a small verse from the Holy Book. It is said in Surah Maida, and whoever saves a life, it will be as if they have saved the entire humanity. तेलंगाना के एमएलसी जनाब आमिर अली खान ने अपनी तनख्वाह से 20 लाख रुपए का अतिया सियासत मिल्लत फंड के लिए दे दिया है। याद रहे कि एमएलसी बनने के बाद जनाब आमिर अली खान ने कहा था कि वो सरकार से मिलने वाली तनख्वाह सियासत मिल्लत फंड के लिए वक्फ कर देंगे, जो मिल्लत की तालीमी, समाजी और माशी खिदमात में मसरूफ़ है। उर्दू जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन वरंगल की जानिब से गोल्डन गेस्ट हाउस एलबी नगर वरंगल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के हवाले से कौमी यौम तालीम और अखिलती बहबूद मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद खादर मुहिद्दीन ने की। बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली मौज़िफ़ प्रिंसिपल इस्लामी डिग्री कॉलेज वरंगल, डॉक्टर मीर कौकब अली साहब प्रिंसिपल इस्लामी डिग्री एंड पीजी कॉलेज वरंगल ने शिरकत की। प्रोग्राम के निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद इस्माइल ज़बी ने अंजाम दिए। इस प्रोग्राम से खिताब में डॉक्टर मीर कौकब अली ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मिली, सियासी, समाजी और सखाफती सफ़र पर जामे रोशनी डाली, जबकि दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली ने मौलाना आज़ाद की सवाने हयात के ढके छुपे पहलुओं पर वाज़े अंदाज में सामीन की मालूमात में इजाफ़ा किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, एक मियाद की तकमील के बाद 2 मरतबा फिर से उन्हें वज़ारत तालीम का ओहदा दिया गया और मुख्तलिफ हैसियत से इन्हें नवाजा गया। अवाम ने इन्हें मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारे। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक में इन्होंने जो नुमाया किरदार अदा किया, इस बेस पर उन्हें हिंदुस्तानी सियासत का पहलू करार दिया गया। ये समझा करते थे लोग कि ये मौलाना काफ़ी उम्र के आदमी होंगे, उम्र रसीदा होंगे। जब उन्हें देखा तो ये तो बच्चा है ये, लेकिन इस हद तक उनकी मकबूलियत बन गई थी कि लोगों के सोचने समझने की सलाहियतों से कहीं बालातर थी। एक मुहिद्दीन अजीम शख्सियत के बारे में 2 अली साहिबान ने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया और एक मुहिद्दीन सिर्फ सुनता रहा। बहुत खुशी में मुझे आगे, इसलिए इस हवाले से कि जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बहाना था
यहाँ पर मैं बैठा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और मैं सोचूंगा कि मैं चाहूँगा इस तरह के इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी जो है ना इज्तिमा होते हैं। एबिट्स पुलिस ने 2 आदी सारिकों को हिरासत में ले लिया है। इस सिलसिले में पुलिस काम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के नुमाइंदों को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। 12 तारीख सुबह मॉर्निंग अर्ली आवर्स 4 बजे हमारे पास खैरताबाद पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 5 o'clock के टाइम पे एक कल्याण वंशीकर बोलकर एक एडवोकेट, वो खैरताबाद के रहने वाला है, वो अपना नया कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक पे आ रहा। वही टाइम पे क्या हुआ बोले तो एक ब्लैक कलर स्कूटी पे 2 पर्सन्स वहाँ से बाजू से जाते हुए 2 बंदे इसको देख के फिर रिटर्न आके उसके पास से उसका अटैक करके चाकू से वो सेलफोन स्नैच करके ले गया। हम लोग हमारा कंप्लेंट आया, वो कंप्लेंट से पहले, वो इंसिडेंट से पहले, वो हादसा के पहले इधर भी एक इंसिडेंट हुआ एबिट्स पुलिस स्टेशन में। दरमियान 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान यहाँ एक अपार्टमेंट में एक कंप्लेंट वॉचमैन है, वॉचमैन का अपार्टमेंट प्रसाद अपार्टमेंट गन फाउंड्री में है और कुरम दमाई, ये कुरम दमाई नेपाल का है बंदा है। वो अपार्टमेंट में बैठे थे। अपार्टमेंट के सामने से जाते वक्त अपार्टमेंट के अंदर देख के ये लोग अंदर गया, जाते ही वो उसको स्टॉप करते ही चाकू दिखा के वो डर के माने वो सेलफोन दे दिए। वहाँ से आके हमारा खैरताबाद में भी ऑफेंस करे। ये 2 ऑफेंसेस एक ही दिन हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, एक आधा घंटे के टाइम पे, क्यों बोले तो रास्ते में करते हुए चले गया। इमीडिएटली क्या करे, हमारा डीसीपी साहब ने 2 टीम्स को, इधर हमारा खैरताबाद का डीआई सईदुल्ला और इंस्पेक्टर हैबिट्स का डीआई नरसिम्हा को 2 टीम को बना के वहाँ से शुरू करके हम लास्ट पॉइंट हमारे को कहाँ मिले, खैरताबाद में आया। वहाँ से हम लोग सेलफोन सीसी कैमरास देखते हुए कम से कम 200 सीसी कैमरास देखते हुए हम लोग हरिनगर तक पहुँचे, मुशराबाद एरिया में। वहाँ CCL 2 को हम लोग पकड़े, वो जेविनल है। वो CCL 2 क्या है, इससे पहले मुशराबाद का पुलिस स्टेशन से भी यही सेलफोन स्नैचिंग में लास्ट जून में एक बार अरेस्ट भी हुआ। उस वहाँ से पकड़ के वहाँ उसका कन्फेशन लिख ले, वो क्या CCL 1 को दिखाया, कहाँ बंडलागुड़ा में। वहाँ जाके वहाँ से हम लोग हमारा खैरताबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गए तो सेलफोन को और गाड़ी को और दिखाए तो चाकू को, पूरे लोगों को पूरे हम लोग बरामद करे। हमारा इंस्पेक्टर्स करने के पुलिस स्टेशन लेके आए। आज हम लोगों को हम लोग रिमांड को भेज रहे। वो लोग दोनों भी वो लोगों के सर्टिफिकेट के हिसाब से क्या वो लोग माइनर्स है, हम लोग कन्फर्म करने के बाद से हम लोग फिर एज डिटर्मिनेशन के वास्ते भेजा। अब एज डिटर्मिनेशन में है, वो लोग माइनर्स है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मुख्तलिफ होटलों में अचानक तलाशी ली जा रही है। इस दौरान लकड़ी काबुल हैदराबाद में वाक़ एक होटल पर GHMC मेयर विजयलक्ष्मी की क़यादत में अचानक तलाशी ली गई। नाक़िस अशिया के इस्तेमाल पर इस होटल के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आज बंजारा हिल्स एरिया में नहीं, लकड़ी का पुल में भी एक इंस्पेक्शन करा के आए। होटल्स के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे, अपन रोज़ पेपर खुलते अपन देख रहे कि फूड एडल्ट्रेशन बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसीलिए हम रिव्यू करने के बाद, फूड इंस्पेक्टर्स से रिव्यू करने के बाद मैं सडन इंस्पेक्शन के लिए निकली थी GHMC से, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं होटल को जो आते हैं वो समझते कि अरे अगर डाइन हिल को आए तो वो लोग समझते इधर फूड बहुत अच्छा है, वो एडिक्ट हो जाते हैं ये फूड को। तो एवरीडे आते, थोड़े लोग तो एवरीडे आते, चाय पीने के लिए आते या बिरयानी खाने के लिए आते, जो भी आते। तो अपने काम ओनर, एज अ ओनर अपने काम क्या है, वो हाइजीनिक फूड देने का उनका ये है। तो वो लोग क्या करें, हम लोग जाके किचन में देखे थे। आउटर एम्बियंस अच्छा है, इधर छेड़ने स्टेप्स अच्छा है, काउंटर अच्छा है, उधर टेबल्स भी अच्छा है। जब हम लोग किचन में गए, किचन में जाने के बाद वो रॉ मटन रहता ना, रॉ मटन फ्रीजर्स में है और जो मैरिनेट करे सो है, नूडल्स पका के अंदर प्लास्टिक कवर्स में है, और जो मीट है ना उनका विदाउट ग्लाउजेस जो उधर एम्प्लॉयज़ है ना, विदाउट ग्लाउजेस और मीट को हाथ में पकड़ के और वो लोग सेग्रीगेट कर रहे। तो ये सब बहुत
आई मीन इट इज़ नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल किसी को भी, क्योंकि हम लोग समझते कि आप लोग अच्छे फूड दे रहे तो हम लोग रोज़ रोज़ आ रहे ना, इसलिए हम लोग बहुत सीरियस एक्शन ले रहे। नॉट ओनली देम, आई विल ऑल्सो टॉक टू द हमारे ऑफिसर्स को भी। आज हम जो रेस्टोरेंट्स करें, कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो हॉस्टल्स है, जो भी इतना बड़े बड़े, क्योंकि छोटे बच्चे जाके हॉस्टल्स में है, वो हॉस्टल्स का फूड भी हम लोग ये करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और रेस्टोरेंट्स भी इंस्पेक्ट करेंगे। रोड के ऊपर जो खाना लगा रहे, आजकल आप लोग देख रहे हैं रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर एक एरिया में, ऐसे एरिया में 10-15 जने लगा रहे फूड। सो वो भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑयल्स भी, जो ऑयल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बार बार वही ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब एंड फूड कलर्स बहुत डेंजरस है। हम लोग मना करें कि वो फूड कलर्स मत यूज़ करें, फिर भी हम लोग पकड़े कि फूड कलर्स भी यूज़ करें, क्योंकि वो फूड कलर्स से कैंसर्स भी आ रहे हैं। और वही नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस के खिलाफ सख्त फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी की और कहा कि किसी भी जुर्म के मुजरिम या मुलजिम की जायदाद को मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी किए बगैर तोड़फोड़ करने वाले अफसर को सजा दी जाएगी। बेंच ने कहा कि किसी मुलजिम या किसी जुर्म के मुजरिम की रिहायशी या तिजारती जायदाद को कानून के मुनासिब अमलावरी के बगैर गिराया नहीं जा सकता। सरकारी अफसरान की जानिब से इस तरह की मनमानी और जाबिराना कार्रवाइयों के खिलाफ तफसीली रहनुमा खतूत जारी किए गए। बेंच ने कहा कि एहलकारों की जानिब से बुलडोजर कार्रवाई करना ताकत की अलहदगी के बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत अदलिया को ऐसे मामलात में फैसला करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहरियों की जान, आज़ादी और अमलाक को मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता। अमन व अमान बरकरार रखना और शहरियों की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। झारखंड असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में 43 सीटों के लिए वोटिंग का अमल आज मुकम्मल हो गया। इससे कबल राहुल गांधी ने आवाम से अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपने हकूक़ की हिफाजत और आइन और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इंडिया इत्तेहाद को वोट दें। इंडिया इत्तेहाद को दिया गया हर वोट आवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाएगा, पानी, जंगल और ज़मीन की हिफाजत करेगा और समाजी इंसाफ को मजबूत करेगा। और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने भी वोटरों से जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत की अपील की थी और कहा था कि सब मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल तामीर करें। उन्होंने वायनाड के लोगों से पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने कीमती वोट के इस्तेमाल करने की सुबह में ही दरख्वास्त की थी। प्रियंका ने यकीन जाहिर किया कि वो केरल के वायनाड से लोकसभा सीट जीत जाएंगी और आवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम देंगी। As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies regarding that Churanmala landslide issue and last that Waqf board issue, and how is your response on these things? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you close the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. Okay. कांग्रेस लीडर और राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने यकीन जाहिर किया कि महाराष्ट्र इलेक्शन में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों को कामयाबी होगी। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को अवाम तरजीह दें। याद रहे कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। मुझे लगता है इस मुद्दे को तो महायुति के सहयोगी दलों ने ही नकार दिया। आपने अजीत पवार जी का इंटरव्यू नहीं सुना है क्या? महायुति आपस में ही इस नारे पर सहमत नहीं है और कोई भी इस नारे पर सहमत नहीं हो सकता। उनका कुछ भी नारा हो, हमारा नारा है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में है और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता से मोहब्बत करती है, प्रेम करती है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, हम उनको बसों का फ्री टिकट देने की बात कर रहे हैं, हम 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, महाराष्ट्र के लोगों का जो हक है, वो किसी दूसरे राज्य को छीन के न जाए, इसके लिए हम वादा कर रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति महायुति और भाजपा सरकार पिछले कुछ दिनों में कर रही है, जिस तरह से
उद्धव ठाकरे साहब के बैग लगातार चेक किए जा रहे हैं। ये मराठी अस्मिता का अपमान करने की कोशिश की जा रही है और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की जनता इसका बदला जरूर लेगी। तेलंगाना के साबिक वजीर मोहम्मद अली शबी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा लिया। जमात है जो दस्तूर को खत्म करना चाहती है और जमहूरियत को खत्म करना चाहती है, और दूसरी जमात है गांधी परिवार, राहुल गांधी, उनके साथ अपोजिशन पार्टी पे ठहरे हुए हैं इंडिया अलायंस। अब ये दो महास हमारे सामने हैं। एक कहता है कि हम संविधान को खत्म करूंगा, एक कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के अंदर नफरत को खत्म करेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या मोहब्बत की दुकान को खोलने वालों की तरफ जाए या फिर हम ये नफरत को फैलाकर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जाएं? तेलंगाना में भी आप जानते हैं, आंध्र और तेलंगाना में हमारे दौर में राजशेखर रेड्डी और मैं 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद 4%। आज 19 साल से 4% रिजर्वेशन से 22 लाख तुलबा, डॉक्टर, इंजीनियर, एमपी, एमसी, आज सारे हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन में कई तुलबा है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और बात करेंगे इसराइल के जुल्म के हवाले से। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत की जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 12,061 फ़लस्तीनी तलबा शहीद हुए, जबकि लगभग 20,000 ज़ख्मी हुए। जबकि ताज़ा तरीन हमलों में आज 14 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। अमरीकी तायद से काबिज़ इसराइली रियासत ने 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा में नस्लकुशी की जंग मुसल्लत कर रखी है, जिसकी वजह से अब तक 44,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए और लगभग 1 लाख ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। उधर लेबनान में भी ज़ालिम इसराइल ने हमलों का सिलसिला जारी रखा और ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइली फ़ौज ने 6 लेबनानी बाशिंदों को ख़त्म कर दिया है, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी बताए गए। बेरूत को मुसलसल इसराइल ने अपने हमलों का निशाना बनाया हुआ है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना गवर्नर से इजाज़त मिलते ही साबिक़ा वज़ीर KTR को किया जाएगा गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दिल्ली में सनसनीखेज़ बयान। गुंडागर्दी के जरिए सरकारी अहदेदारों को धमकाने की कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू का वक़ाराबाद कलेक्टर हमले पर रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंसानियत को भुला दिया, वक़ाराबाद मामले पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने लगाया इल्ज़ाम। किसी भी जुर्म के मुजरिम या मुलजिम की जायदाद को मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी किए बगैर तोड़फोड़ करने वाले अफसर को सज़ा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस के खिलाफ सुनाया सख्त फैसला, मुल्कगीर रहनुमा खतूत जारी। झारखंड असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में 43 सीटों पर हुई वोटिंग। राहुल गांधी ने अवाम से इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की थी अपील। वायनाड लोकसभा सीट से कामयाब होकर अवाम की खिदमत अंजाम देना मेरी जिम्मेदारी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जाहिर किया यकीन। महाराष्ट्र इलेक्शन में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों को कामयाबी होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को अवाम तरजीह दें, राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी की अपील। और 1 साल के दौरान जालिम इसराइली फ़ौज के हमलों में अब तक 12,061 फ़लस्तीनी तलबा शहीद और करीब 20,000 हुए ज़ख्मी। लेबनान में भी सहीयूनी जारहियत जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।